morning, students. Today we will discuss chapter number 9, ray optics. चैप्टर नंबर 9 एंड 10 मिलकर एक कंप्लीट यूनिट बनाते हैं ऑप्टिक्स। और इस ऑप्टिक्स की दो ब्रांच होती है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स लाइट की पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करती है और वेव ऑप्टिक्स जो है वो हमें ये बताती है कि लाइट जो है वो वेव नेचर की है। तो आज हम 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें 2-4 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। वो टॉपिक कौन कौन से हैं रे ऑप्टिक्स के? वो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब, अपैरेंट डेप्थ ऑफ ए लिक्विड एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। बिफोर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी मीडियम है उसकी जो इंटरफेस सरफेस है उस पर जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो 3 तरीके की पॉसिबिलिटीज़ होती है। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि लाइट मीडियम की इंटरफेस सरफेस पे जैसे ही आती है तो उस सरफेस से वापस उसी मीडियम में वो लौट आती है, इसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेकंड फिनोमेना जो होता है उसमें क्या होता है कि लाइट जैसी इंटरफेस मीडियम पर इंसिडेंट होती है वो उस इंटरफेस को पेनिट्रेट करके दूसरे मीडियम में जो है वो चली जाती है। आगे हम बात करते हैं थर्ड की, कि जब लाइट जो है वो इंटरफेस मीडियम पर जब आती है तो वो उस इंटरफेस मीडियम पर क्या हो जाती है कि एब्जॉर्ब हो जाती है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड जो हमारा फिनोमिना है रिफ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है कि लाइट इंसिडेंट होती है किसी मीडियम, दो मीडियम जो उनकी इंटरफेस पे, और वो दूसरे मीडियम में जो है वो चली जाती है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन, देखते हैं। रिफ्रैक्शन इज़ द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ ए लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिक्वली। इसका मतलब क्या होता है, देखिए डायग्राम से इसको हम समझेंगे कैसे किस तरीके से होता है। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। क्यों होगा? इस वजह से होगा कि जो लाइट है उसकी स्पीड मीडियम में अलग अलग है, सो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना जो है वो शो कर रही है। तो एक डायग्राम हम प्लॉट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये मीडियम लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ग्लास मीडियम है और इसके बाहर एयर है। तो ये जो ग्लास मीडियम है दिस इज़ डेंसर मीडियम, और ये जो बाहर एयर है ये है रेयर मीडियम, रेयर और डेंसर मीडियम। तो हम एक रे ड्रॉ करते हैं जो पहले ए पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है, फिर बी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होती है। ए और बी 2 पॉइंट पर ये जो रे है रिफ्लेक्ट हो रही है। पहले ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, फिर ये डेंसर से रेयर मीडियम में जो है जा रही है। हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, फिर वही इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। इसी तरीके से यहाँ जो है वो आर जो है ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और आई जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। तो ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। अब इस डायग्राम में देखिए कि ये जो एंगल है दिस इज़ इंसिडेंस एंगल और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। हमने भी यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था ऑब्लिक्यूली। अगर ये वाली रे 90 डिग्री के एंगल पे आती है तो ये वापस इसी पाथ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होते हुए इसको चीरते हुए दूसरी तरफ मीडियम में चली जाएगी, अगर ये 90 डिग्री के एंगल पे आती है। इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया ऑब्लिक्यूली। ये इस पर्टिकुलर एंगल पर आएगी तभी ये जो है वो वाला फिनोमिना जो है ये जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम वाला जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन वाला, ये होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन के 2 लॉज होते हैं, 2 लॉज। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ में ये कहता है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे ये वाली, रिफ्रैक्टेड रे ये वाली ए बी, नॉर्मल ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसी तरीके से इंसिडेंट रे ये होगी, रिफ्लेक्टेड रे ये होगी, नॉर्मल ये हो गया। तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। गिवन पेयर की बात करें, ये एक प्रॉपर पेयर है रेयर और डेंसर मीडियम का। इसमें ये जो हमने रे ली है, ये इसकी जो वेवलेंथ है
वो कांस्टेंट है। ये जब इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो ये जो इंसिडेंस एंगल है, ये जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, इनका जो साइन है उसका रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू इज कॉल्ड एक कांस्टेंट है, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। इस म्यू के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ बातें हमें जानना ज़रूरी है। म्यू ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज़ लोअर एंड दैट ऑफ ए डेंसर मीडियम इज़ हायर। एक मीडियम की बात करते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है, उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। डेंसर मीडियम के लिए ज़्यादा होती है। अब डेंसर मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू जो होती है वो 1 से मोर होती है, और रेयर मीडियम के लिए जो है वो 1 से लेस होती है। जब हम एयर और वैक्यूम की बात करते हैं तो एयर और वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू यूनिट होती है। इन रिफ्रैक्शन द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आगे वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इन रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। क्या क्या चेंज होगा रिफ्रैक्शन में, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगी, और क्या चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी और फेज जो है वो लाइट का चेंज नहीं होगा। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखनी है। ओके, आगे हम बात करते हैं म्यू ए एम इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी एम। म्यू ए एम का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। इसके लिए ये जो है वो क्या होता है कि सी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका जो रेशियो है वो म्यू एम के इक्वल होता है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं म्यू एम इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम। तो किसी मीडियम की जब हम बात करते हैं तो मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लैम्डा के रेसिप्रोकल जो है वो होता है। यहाँ से हम देख रहे हैं लैम्डा के रेसिप्रोकल होता है किसी मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है। मान लीजिए आपकी लाइट रे जो है वो किसी पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्रैक्ट होती है। तो अगर हम रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट दोनों में ये पॉसिबल है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है। अगर हम कोई इस तरीके का कोई सिस्टम करें कि वो जो लाइट जिस पाथ को फॉलो करते हुए आई है वो वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए सोर्स की ओर चली जाए, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यानी लाइट जिधर से आई उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली गई। और इसका बेनिफिट हमें ये है कि हम क्या करते हैं कि जब भी इमेज और ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो उनको इंटरचेंज किया जा सकता है, अगर ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पॉसिबल है तो। नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इसको, क्या है ये। फिर से वही डायग्राम हम प्लॉट करेंगे। रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, फिर ये रेयर मीडियम, ये नॉर्मल। यहाँ से ये रे आई है और ये पॉइंट ए पर रिफ्लेक्ट हुई है। पॉइंट बी पे हमने क्या लगा रखा है, एक मिरर लगा रखा है, और ये इस मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है। रिफ्लेक्ट होने के बाद इसने वापस उसी पाथ को फॉलो किया है। पॉइंट ए पे जब हम यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला, म्यू ए बी इक्वल टू साइन आई अपॉन आर। ए रेयर मीडियम है, बी डेंसर मीडियम है। म्यू ए बी, इसका मतलब ए से बी में ये एंटर कर रही है। तो इसके लिए फिर हम बात करेंगे जब ये वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, तो जब ये बी से ए की ओर जा रही है तो म्यू बी ए साइन आर अपॉन साइन ए। ये इस केस के अंदर जब ये इधर से इधर जा रही है तो ये इंसिडेंस एंगल है और ये रिफ्रैक्टिव एंगल है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आती है। म्यू ए बी इंटू म्यू बी इक्वल टू 1। और इसको अपने लिख सकते हैं म्यू ए बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू बी ए। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, क्या है ये। इफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड और रिफ्रैक्शन हैज इट्स पाथ रिवर्स एट एनी स्टेज, इट ट्रेवल बैक टू द सोर्स अलोंग द सेम पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में उसी पाथ को फॉलो करती हुई सोर्स की ओर चली जाती है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और a natural consequence of the principle of reversibility is that the image and object position can be interchanged। इन positions को, image और जो object है उनकी position को हम क्या कर सकते हैं, interchange कर सकते हैं। These positions are called conjugate positions। इनको हम conjugate positions भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ग्लास की स्लैब लेंगे और उस ग्लास की स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है उसको शो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम ये भी शो करेंगे कि लेटरल शिफ्ट क्या चीज़ होती है।
टर्म पढ़ेंगे लेटरल शिफ्ट क्या होती है, देखते हैं। फिर वही हम एक डायग्राम प्लॉट करते हैं। ग्लास स्लैबली, ये डेंसर मीडियम हो गया, बार रेयर मीडियम हो गया। ओके, फिर ये जो हमने ग्लास स्लैबली है इसकी थिकनेस टी है, वही ए और बी के ऊपर रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं, ये देखिए ये जो रे है इसको सीधा जाना चाहिए था, जबकि इस मीडियम की स्पीड, लाइट की स्पीड की जो है वो चेंज होने की वजह से ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है। ए पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होती है, फिर बी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो अपना इनिशियल पाथ था यहाँ से जाने वाला, उस पाथ से कुछ दूर हट जाती है, शिफ्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ये नॉर्मल यहाँ, ये बी पर नॉर्मल, और ये जो मैंने बनाया है बी एम वाई, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, यानी अपनी इनिशियल पाथ से ये जो रे है वो कितना जो है शिफ्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। अब इस लेटरल शिफ्ट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेटरल शिफ्ट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ए और बी के ऊपर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये मैंने एंगल ड्रॉ कर लिए, I1 इंसिडेंस एंगल, ए पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, R1 जो है वो रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया। उसी तरीके से I2 इंसिडेंस एंगल, बी पॉइंट पर जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, और R2 जो है वो रिफ्रैक्शन एंगल हो गया बी पॉइंट पर। तो ये जो हम ए और बी के ऊपर यूज़ करते हैं, डेल जो है ये हो गया कितना इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। आगे हम बात करते हैं ए और बी पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लगाते हैं। देन जब ए से बी में ये रे एंटर कर रही है तो म्यू ए बी इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। इसी तरीके से जब ये रे जो है वो इस डेंसर मीडियम से बाहर निकले, यानी बी पॉइंट पर जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं बी ए साइन I2 अपॉन साइन R2। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, पीछे हम पढ़ के आए हैं अभी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ से कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि I1 जो है वो R2 के इक्वल है, और I2 जो है वो R1 के इक्वल है। ऐसा इसलिए है कि I1 और R1 इक्वल नहीं हो सकते, और I2 और R2 इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की जो रे है वो नॉर्मल की ओर थोड़ी सी झुक जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है नॉर्मल की ओर। आगे बात करते हैं हम लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करना है। लेटरल शिफ्ट अपना है वाई। इस वाई को फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, हम ट्राइंगल ए बी एम की बात करेंगे। हम ट्राइंगल ए बी एम की बात करते हैं। इस ट्राइंगल ए बी एम में मैं फाइंड आउट करता हूँ साइन डेल्टा। साइन डेल्टा फाइंड आउट करना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल सिंपल सा साइन डेल्टा फाइंड आउट किया जा सकता है, बी एम अपॉन ए बी, बी एम अपॉन ए बी। अब बी एम की जो वैल्यू है वो तो वाई है, यहाँ पे लिखी हुई है, बी एम की वैल्यू कितनी है, वाई है। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए बी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी को फाइंड आउट करने के लिए फिर हमें ट्राइंगल ए बी, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे मैं हल्का सा लिख देता हूँ, ये सी पॉइंट है। तो ट्राइंगल ए बी सी की मैं बात करूँगा। ट्राइंगल ए बी सी से मैं क्या फाइंड आउट कर लूँगा, ए बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लूँगा। तो ये फाइंड आउट करने के बाद मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी लेटरल शिफ्ट की, यानी वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, वो वैल्यू आएगी y इक्वल टू टी साइन डेल अपन कोस R1। अब फाइनल वैल्यू ये आई। अब वापस से मैं देखता हूँ पॉइंट ए के ऊपर, देखता हूँ पॉइंट ए पे जो एंगल बन रही है वो मुझे ये बता रहे हैं कि I जो है दिस इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा। जब यहाँ से मैं R1 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो ये आएगी I1 माइनस, सॉरी डेल की वैल्यू जो फाइंड आउट करूँगा तो ये आएगी I1 माइनस R1। तो ये वाली वैल्यू मैंने साइन डेल की जगह पुट करनी है। तो यहाँ से मुझे जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है y इक्वल टू टी साइन I1 माइनस R1 अपॉन कोस R1। अब मैं आगे एक छोटा सा केस और इसमें अप्लाई करता हूँ कि जब जो एंगल है I1 वो बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब R1 भी बहुत स्मॉल होगा, इसका मतलब I1 माइनस R1 और ज़्यादा स्मॉल होगा। तो वी कैन राइट साइन थीटा इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज़ वेरी स्मॉल। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, स्पेशल केस में
y इक्वल टू टी आई वन माइनस आर वन, ये जो है ये हमने फाइंड आउट किया है जब हम एक पैरेलल स्लैब लेते हैं और उस स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है, तो जो लेटरल शिफ्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो लेटरल शिफ्ट हमारा है y इक्वल टू टी आई वन माइनस आर वन। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, y इक्वल टू टी आई वन वन माइनस वन अपॉन म्यू ए बी। ये म्यू ए बी की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ये फाइंड आउट की है यहाँ से, क्यों, सिंस आई वन एंड आर वन इज स्मॉल देन साइन आई वन इक्वल टू आई वन एंड साइन आर वन इक्वल टू आर वन। तो ये वैल्यू हमने यहाँ से जो है वो इसमें पुट की है, दैट इज़ लेटरल शिफ्ट, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। आगे बढ़ते हैं। अगर हमने कंपाउंड स्लैब ली हुई हो तो कंपाउंड स्लैब लेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन को यूज़ करना है। मैं फिर से एक, ये मैंने कंपाउंड स्लैब ली है, ए बी सी पॉइंट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम ए, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम बी, फिर डेंसर मीडियम सी, दो तरीके की स्लैब हमने ली है। तो आगे बढ़ते हैं। ये रे आई ए पर, बी पर और सी पर ये जो है रिफ्रैक्ट हुई है। अब ए बी सी पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो हम अप्लाई करते हैं, म्यू ए बी इक्वल टू साइन आई वन अपॉन आर वन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। फिर अगेन म्यू बी सी इक्वल टू साइन आर वन अपॉन इस पॉइंट के लिए। अगेन म्यू सी ए साइन आर टू अपॉन इस पॉइंट के लिए। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वन आनी चाहिए। अब इसके अलग अलग एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, म्यू ए बी म्यू बी सी म्यू सी ए इक्वल टू वन। आई कैन राइट हेयर म्यू ए बी म्यू बी सी इक्वल टू वन अपॉन म्यू सी ए, या इसको लिख सकता हूँ म्यू ए सी। म्यू बी सी इक्वल टू म्यू ए सी अपॉन म्यू ए बी भी लिखा जा सकता है। तो ये कंपाउंड जब हम लेते हैं तो उस केस के अंदर, कंपाउंड स्लैब के केस के अंदर हम जो है वो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं म्यू को डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट पॉइंट पे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम, अपेरेंट डेप्थ ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड की बात करेंगे कि लिक्विड में जो अपेरेंट डेप्थ है उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अपेरेंट डेप्थ का क्या मतलब होता है, कई बार क्या होता है कि वाटर जो होता है उसमें नीचे का जो बॉटम सरफेस होता है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है इसका मतलब इसकी जो डेप्थ है वो पहले से कम हो गई है, एक्चुअल डेप्थ नहीं है। तो ये जो पहले से कम हो गई इसको बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। ये किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, तो वही हम यहाँ पे फिर से एक डायग्राम प्लॉट करते हैं। ये मैंने लिक्विड लिया, रेयर और डेंसर मीडियम, यहाँ पे लिक्विड जो है वो डेंसर मीडियम है, एयर जो है वो रेयर मीडियम है। मैंने कॉइन रखा। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ रे। ये जो रो है ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है। तो जब मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये नॉर्मल से क्या होगी, जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट गई। तो इसकी जो एक्चुअल जो इमेज है वो तो है ओ पर, जबकि ये हमें दिखाई देता है, ये जो कॉइन है वो ओडस पे दिखाई हमें देता है। तो ये जो डेप्थ आएगी इसके इस सरफेस से ओ तक, इसको बोलेंगे हम अपेरेंट डेप्थ एच ए। और जो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है बॉटम से टॉप की जो डेप्थ है उसको बोलेंगे हम एच रियल डेप्थ। अब ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन को यूज़ करना है। तो जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रहा है, तो म्यू बी ए, बी से ए की ओर जा रहा है, तो साइन आई अपॉन साइन आर वाली हमने डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ कर दी। अब हम साइन आई और साइन आर की जो वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं वो फाइंड आउट करने वाले हैं ट्राइंगल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ ए और यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ बी। तो मुझे साइन आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो फाइंड आउट करनी है, साइन आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल ओ ए बी से। और साइन आर की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, वो फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल ओ डेस ए बी से। तो ये जो दो ट्राइंगल है ओ ए बी और ओ डेस ए बी, यहाँ से मुझे साइन आई और साइन आर की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो जब मैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ इन दोनों ट्राइंगल से, तो फाइनली मुझे जो वैल्यूज़ मिलती है वो क्या मिलती है, म्यू ए बी इक्वल टू एच आर अपॉन एच ए। साइन आई और साइन आर की वैल्यू को जब मैं पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है एच आर अपॉन एच ए। एच आर मेरी है रियल डेप्थ, यानी ए पॉइंट से ओ पॉइंट के बीच की लेंथ, और एच ए मेरी है अपेरेंट डेप्थ, यानी ए पॉइंट से ओ डेस के बीच की डेप्थ। तो
अब हम बात करते हैं कि अगर इस तरीके के बहुत सारे लिक्विड हमारे पास लिए हुए हों तो हम क्या कर सकते हैं, अपरेंट डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं समेशन का फॉर्मूला यूज़ करके। तो अपरेंट डेप्थ इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू एन एच आई अपॉन म्यू वाई। इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपरेंट डेप्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अपरेंट शिफ्ट की। अपरेंट शिफ्ट का मतलब होता है कि जो रियल जो अपना जहाँ इमेज हो रही थी और जहाँ अपने को दिखाई दे रहा है पॉइंट ओ डेस, ओ और ओ डेस के बीच की डिस्टेंस, यानी मैं कह सकता हूँ कि एच आर में से सब्ट्रैक्ट करूँगा एच ए को तो मेरे पास अपरेंट शिफ्ट आएगी। तो अपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, एच रियल माइनस एच अपरेंट, और यहाँ एच ए की जगह हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने यूज़ किया तो फाइनली जो मेरे पास अपरेंट शिफ्ट जो आई है वो आई है एच आर 1 - 1 अपॉन म्यू। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए होता क्या है कि इफ़ द ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम एंड द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम देन एच ए इज लेस देन एच आर। जब ऑब्जर्वर जो है वो रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम है। इसमें नीचे एग्जांपल भी दे रखा है, एक जो वर्ड है वो फ्लाई कर रहा है तो उसको जो फिश है वो बॉटम से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यानी एक्चुअल जो डेप्थ है उससे थोड़ा ऊपर दिखती है। इसका अगला हम पॉइंट देखते हैं कि अगर ऑब्जर्वर जो है वो क्या है, डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है तो अपरेंट डेप्थ जो होती है वो रियल डेप्थ से ज़्यादा होती है। तो इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए जो फिश है वो किसी वर्ड को देखती है तो फिश वाटर के अंदर होती है, डेंसर मीडियम में है, वर्ड एयर में है। बर्ड एयर में है तो क्या हो रहा है कि फिश जो ऑब्जर्वर है डेंसर से रेयर मीडियम में देख रही है तो उसको वो जो बर्ड है वो उसको एक्चुअल से बहुत ज़्यादा जो है डिस्टेंस पर उसको दिखाई देता है। तो ये था किसी लिक्विड के लिए अपरेंट डेप्थ और अपरेंट शिफ्ट जो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा कि ये एक्चुअल में ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन का एक स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर कोई लाइट रेज आती है तो हमें पता है कि डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद में जो नॉर्मल जो होता है उस नॉर्मल से दूर हटती जाती है। तो जब जैसे जैसे हम इंसिडेंस एंगल जो है हमारा या उसको जब इंक्रीज़ करते जाते हैं इंसिडेंस एंगल को, तो इसका मतलब आर की वैल्यू भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आती है जिस आई के लिए इंसिडेंस एंगल के लिए रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इस पर्टिकुलर केस में ये आई की जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जैसी आई की वैल्यू करेंगे तो जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी वापस उसी मीडियम में लौट आएगी। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पढ़ते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम फॉर एंगल्स ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मीडियम। उस मीडियम की क्रिटिकल एंगल से ये मीडियम टू मीडियम जो है वेरी करता है, अलग अलग होता है सभी मीडियम के लिए। तो ये मैंने डेंसर और रेयर मीडियम यहाँ पे प्लॉट किए, ये मैंने फिर कॉइन लिया, फिर मैं क्या करता हूँ डेंसर से रेयर मीडियम की रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसमें ये देखिए, इसमें ये एंगल अगर आई है अपना तो ये एंगल आर है। तो जैसे जैसे मैं आगे की ओर जाता हूँ एंगल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। मैंने आई इंक्रीज़ किया, आर की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, फिर मैं आगे गया, फिर मैंने क्या किया फिर मैंने आई इंक्रीज़ किया, आई फिर इंक्रीज़ हुआ, तो फिर क्या हुआ, जैसे आई को मैंने इंक्रीज़ किया आर जो है वो क्या हो गया, 90 डिग्री पे हो गया। ये जो आई है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, आई सी। इस क्रिटिकल एंगल पे जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है। इस एंगल से ज़्यादा जैसे ही मैं एंगल लूँगा तो वापस उसी मीडियम में रे जो है वो लौट आएगी। इस एंगल से कम अगर होगा तो रिफ्रैक्शन होगा और इस एंगल से ज़्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यहाँ पर अकर होता है। अब कंडीशन क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जानी चाहिए। द इंसिडेंट रे मस्ट बी इन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर वो जाएगी। दूसरा ये है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द पेयर ऑफ मीडियम इन कॉन्टैक्ट। ये जो दो मीडियम हमने लिए हैं डेंसर और रेयर मीडियम में, इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू, जो इंसिडेंस एंगल है उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये फिनोमेना जो है वो अकर होगा।
आगे हम छोटा सा रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है। देखिए हमने अभी पढ़ा एक डेफिनेशन के अंदर कि क्रिटिकल एंगल के ऊपर रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हमने लगाई है, जब ग्लास टू एयर रेज आ रही है तो हमने लिखा है म्यू जी ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई पर्टिकुलर आई सी है, वो क्रिटिकल एंगल है, और साइन आर उस पर क्या हो जाता है, आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है म्यू जी ए इक्वल टू साइन आई सी। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, म्यू जी ए इक्वल टू म्यू ए जी 1 अपॉन म्यू ए जी होता है, तो ये लिखा जा सकता है म्यू ए जी इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। लैम्डा की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, साइन आई सी इक्वल टू लैम्डा जी अपॉन लैम्डा ए। अब देखिए रेड कलर जो होता है उसके लिए लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होती है और वायलेट के लिए लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होती है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है विबजोर, तो विबजोर होता है वायलेट और लास्ट जो विबजोर में आर है वो रेड है। तो वी से आर की ओर जब हम जाते हैं तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो रेड के लिए लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल भी मैक्सिमम होगा। वायलेट के लिए लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होती है तो क्रिटिकल एंगल भी इसके लिए मिनिमम होगा। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम पढ़ते हैं जनरली, साइन आई सी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्मूला इसमें पढ़ते हैं। लैम्डा की वैल्यू जिसके लिए बड़ी होगी उसके लिए साइन आई सी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। ओके, तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसकी कुछ एक एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन है मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन में क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो फिनोमेना होता है इसमें हमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है उसका जो इमेज हमें जो दिखाई देती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कहीं किसी अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो हमें लगता है कि रोड पे वाटर हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, पर ऐसा होता नहीं है, वो हमें इमेज दिखाई देती है एटमॉस्फेयर की। लूमिंग की हम बात करते हैं कि जब हम जनरली सी के एरियाज़ में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, तो हम जब दूर से देखते हैं समुद्र में तो हमें कोई जहाज़ पानी का है या पनडुब्बी जो है वो अपने एक्चुअल जो हॉरिजेंटल है उससे ऊपर उठी दिखाई देती है, उसको बोलते हैं लूमिंग। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स भी इसका एप्लीकेशन है। ऑप्टिकल फाइबर सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको ढंग से पढ़ना है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं स्पार्किंग ऑफ डायमंड। डायमंड में जो उसका स्पार्किंग होती है उनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाई जाती है कि जो क्रिटिकल एंगल जो है वो इस तरीके से होता है कि उन पर जो भी इंसिडेंस होती है रेज वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर ही इंसिडेंस होती है, तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो इसमें होता है। तो ये था अपना जो टॉपिक, हमने 7 छोटे छोटे टॉपिक इसमें कवर किए रे ऑप्टिक्स के एक पार्ट में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।